एल्विश यादव वर्सेस मुनव्वर फारूकी। इतना कह देने से सामने वाला क्यूरियस हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि भाई अब क्या हो गया इन दोनों के बीच में। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बच्चे के लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन अपील की गई थी और कुछ ही घंटों में इसका रुख एनजीओ स्कैम, इन्फ्लुएंसर एथिक्स और ऑनलाइन चैरिटी की तरफ मुड़ गया। इस वीडियो में पूरे मामले को तो समझेंगे ही, साथ ही कुछ और जरूरी सवालों पर भी बात करेंगे, जैसे क्या इमोशनल अपील और ब्लाइंड ट्रस्ट के बीच का गैप हम समझ पा रहे हैं, और क्या इमोशनल अपील ऑडियंस की सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर देती है। ये सभी सवाल इसलिए भी जरूरी है ताकि दोनों में कौन सही है और कौन गलत है इसे समझना आसान हो जाए। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगाम। ये पूरा मामला 19 दिसंबर से शुरू हुआ जब एल्विश ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में एल्विश एक परिवार के साथ थे जिनका बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक रेयर जेनेटिक डिसीज से पीड़ित बताया गया। इस बीमारी में मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो जान को खतरा भी हो सकता है। परिवार ने बताया कि बच्चे के इलाज के लिए यूएसए से जोलगेंसेमा नाम का एक वन टाइम इंजेक्शन चाहिए जो सिर्फ 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर असर करता है और इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। एल्विश यादव ने बच्चे की इस हालत को देखते हुए अपने फॉलोअर्स से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए मदद करने की अपील की, जिसे लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। उन्होंने खुद अपनी एनजीओ से उस परिवार को 2 लाख रुपए डोनेट किए और पहले 2 दिन में 93 लाख से ज़्यादा पैसे कलेक्ट भी हो गए। लेकिन इसके ठीक बाद यानी कि 20 दिसंबर को मुनव्वर फारूकी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ वीडियोस शेयर किए जिसमें उन्होंने कुछ एनजीओस और एजेंसियों पर आरोप लगाया कि वो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी को पैसे देकर इमोशनल अपील वाले कंटेंट को बनवाते हैं ताकि ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा हो सके। ये एक तरह का बिजनेस मॉडल बन चुका है और ये स्कैम के अंडर आता है। फारूकी का कहना था कि उन्हें भी एक टूर के दौरान ऐसा ऑफर मिला था जहां अच्छी खासी रकम ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुनव्वर ने कहीं भी एल्विश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन टाइमिंग की वजह से सोशल मीडिया पर सबने इसे एल्विश की डोनेशन अपील के साथ जोड़ दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। हैशटैग एनजीओ स्कैम ट्रेंड करने लगा, हेडलाइंस बनने लगी कि मुनव्वर एक्सपोज्ड एल्विश। एक पक्ष एल्विश की इंटेंशन और ट्रांसपेरेंसी पर बात कर रहा था तो दूसरा पक्ष मुनव्वर की बात को जरूरी बता रहा था। इन सब को देखते हुए एल्विश ने भी फिर से एक वीडियो पोस्ट करके ये क्लियर करना चाहा कि ये परिवार उनके पास एक दोस्त के जरिए आया था। उन्होंने सारे पेपर्स चेक किए थे और डोनेशन प्लेटफॉर्म यानी कि मिलाप पर भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाया गया था। यानी उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा कि उनके द्वारा किया गया ये जो एक डोनेशन मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक सच है। यानी एल्विश ने साफ किया कि वो किसी तरीके का कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं और ना ही ये पैसा एनजीओ स्कैम का हिस्सा है। लेकिन टकराव ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये एनजीओ स्कैम सच में होते हैं। ऑनलाइन फंड रेजिंग का मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है जिसमें कई चीज़ें एक साथ चलती हैं, जैसे कि ट्रस्ट, वेरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी। अगर इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ मिस कर देते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके साथ धोखे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कैंपेन या सेलिब्रिटी को देखकर डोनेट कर तो देते हो, लेकिन आपने ये वेरीफाई नहीं किया कि पैसा सच में ज़रूरतमंद तक पहुंच भी रहा है या नहीं, या फिर आपको अगर लगता है कि इन्फ्लुएंसर की रेपुटेशन ही आपके लिए गारंटी है तो आप गलत हैं। हमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका इमोशनल वीडियो देखने के बाद मन इतना उदास हो जाता है कि वो इमोशनल फ्लो में बिना किसी जांच पड़ताल किए बस पैसा भेज देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी इमोशनल अपील पर जब लोग पैसा दे देते हैं तो इसका फ़ायदा उस फैमिली या उस पेशेंट को मिले या ना मिले, स्कैमर्स को ज़रूर मिलता है। और इस बात को समझने के लिए हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण भी मौजूद हैं। इटली का एक बहुत ही फेमस केस है जिसे मीडिया ने पंडोरा गेट नाम दिया। हुआ ये कि इटली की एक फैशन इन्फ्लुएंसर जिनका नाम कियारा था, उन्होंने ईस्टर एग्स और पेंडोरो केक्स प्रमोट किए। दावा किया कि इसका पैसा चैरिटी को जाएगा। लोगों ने जमकर ये सामान खरीदा, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि फंड जो है वो चैरिटी तक पहुंचा ही नहीं। काफ़ी रकम उनके और उनकी कंपनीज के पास ही रह गई। इसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट माना गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। और इसी स्कैंडल के बाद इटली में 2024 में फेरगनी लॉ लागू हुआ।
ये लॉ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रेगुलेट करता है, खासतौर पर जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो चैरिटी या प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं उन पर ये लागू होता है। इस बात को इस लॉ में साफ किया गया कि बिना पारदर्शिता के किया गया कोई भी प्रमोशन मिसलीडिंग माना जाएगा। हाल ही में एकेडमिक रिसर्च भी इस पर की गई है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पर डोनेशन से जुड़े हुए 1.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स और 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट को देखा गया। रिसर्चर्स ने पाया कि इसमें 832 अकाउंट्स स्कैमर्स चला रहे थे, जहां फेक स्टोरीज, फेक फंड रेजिंग और साइट्स को मैनिपुलेट करने की हर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि लोगों को गलत तरीके से डोनेशन देने के लिए उकसाया जा रहा था और लोग दे भी रहे थे। बात करें भारत की, तो भारत में भी इन्फ्लुएंसर ट्रांसपेरेंसी और ऑनलाइन चैरिटी को लेकर नियम बनाए गए हैं। ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की गाइडलाइन के तहत इन्फ्लुएंसर्स को पेड पार्टनरशिप और प्रमोशन के दौरान #ad या #sponsored जैसे लेबल का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर डिस्क्लोजर नहीं किया गया है तो अथॉरिटीज एक्शन ले सकती हैं, और अगर चैरिटी का भी आप इस तरीके से फेक प्रमोशन कर रहे हो तो आपको सजा भी हो सकती है। इसके बावजूद भी स्कैम्स और मिसयूज के मामले सामने आते ही रहते हैं। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, जिन पर आरोप था कि उन्होंने एनजीओ को एक बड़ा डोनेशन दिलाने का झांसा देकर लोगों के पैसे फ्रॉड तरीके से निकाल लिए थे। इसके अलावा सोशल मीडिया डोनेशन लिंक स्कैम भी आम हो गए हैं। कई छोटे बड़े केसेस सामने आते ही रहते हैं, जहां व्हाट्सएप या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चैरिटी और मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर हमेशा लिंक भेजा जाता है और लोगों के पैसे हड़प लिए जाते हैं। एक रिपोर्टेड केस में एक शख्स ने 1 लाख रुपए ऐसे ही गंवा दिए थे क्योंकि उसने फेक चैरिटी लिंक पर क्लिक कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में ओम इंडिया ग्रुप ऑफ चैरिटीज यानी OMIF पर आरोप लगे थे कि उसने सुनामी रिलीफ, बच्चों की एजुकेशन और फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ह्यूमन चैरिटी जो एफर्ट्स किए थे उन सब के फंड का मिसयूज किया है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एल्विश ने कोई स्कैम किया है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनका फंड रेस करना एनजीओ स्कैम का पार्ट था, बल्कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जिम्मेदारी एक इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी की बनती है उससे कहीं ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ फ़ैन के नज़रिए से देखेंगे और पैसा डोनेट कर देंगे तो नुकसान आपका होगा। फिर चाहे कितना भी आप उसे गरिया लें, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए समझदार बनिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आनंद ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।